स्पेशल डीपीपी 3 मैक्सिमम मिनिमम। डाउट्स बताइए इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फोर्थ में है if f is continuous for all x, f has a relative maximum at -1, 4। ग्राफ से देखें -1, 4 पर यहाँ पर रिलेटिव मैक्सिमम है, x बराबर -1 पे वैल्यू है ये 4, और मिनिमम है 3 - 2। 3 पर मिनिमम वैल्यू है -2। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये दिया है, और यहाँ पे मैक्सिमम आता है, यहाँ मिनिमम आता है। डेरिवेबल के बारे में नहीं लिखा है, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ दिस हैज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बिटवीन -1 एंड 3। -1 और 3 के बीच में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ऐसा कर रहा है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ऐसे देखिए, यहाँ पे कॉनकेव अप नेचर का ग्राफ बन सकता है, कॉनकेव डाउन हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन बन सकता है। अब यहाँ पे मैक्सिमम कॉन्टिन्यूअस है, ये कहा गया। डेरिवेबल होना कोई जरूरी नहीं, हो सकता है ग्राफ इस तरीके से आए, तो यहाँ पे डेरिवेटिव का 0 होना भी जरूरी नहीं है, f' -1 का 0 होना कोई जरूरी नहीं है, इनके बीच में कोई पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन हो ऐसा भी जरूरी नहीं। 3 पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये तभी होगी जबकि f' 0 होगा, वो भी जरूरी नहीं। लेकिन ये ग्राफ दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को जरूर करेगा। क्यों? अब यहाँ देखिए, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्यों कट कर रहा है? यहाँ पे वैल्यू निगेटिव से जा रही है पॉजिटिव की तरफ, तो बीच में एक्स एक्सिस कट करेगा, फिर इधर से निगेटिव से इधर पॉजिटिव जा रही है तो वाई एक्सिस कट करेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है और इधर सेकंड से फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट जरूर करेगा ग्राफ। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। डिसकॉन्टिन्यूअस होता तो ये भी जरूरी नहीं था, क्वेश्चन में डिसकॉन्टिन्यूअस लेकिन नहीं लिखा, लिखा है क्या? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। ठीक है, अब बताइए सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम? ठीक, हाँ बोलो। तो बी भी तो हो सकता है ना, मस्ट बी ट्रू। कैन बी ट्रू नहीं लिखा है, कैन बी में तो ये भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। क्या होना चाहिए, क्या जरूर होगा, क्या पक्का होगा? हाँ, यस। तो f' -1 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, f be a twice derivable function and has no critical point। f ट्वाइस डेरिवेबल फंक्शन है, इसमें कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं, मतलब f' कहीं 0 नहीं है। अब यहाँ से देखिए, hx ये है, इस फंक्शन के बारे में पूछ रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो h' क्या होगा? इसका डेरिवेटिव कितना हुआ? 2fx इंटू f' प्लस 2f' इंटू f', मतलब ये बन जाएगा 2f' कॉमन लो तो ब्रैकेट में आएगा fx प्लस f'। अब इसको ध्यान से देखिए, ये एक्सप्रेशन दिए, यहां से fx प्लस f'' बराबर कितना होगा? -gx इंटू f' होगा। दोनों तरफ अगर मैं f' से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये f' का स्क्वायर आ जाएगा। यही एक्सप्रेशन तो यहाँ लिखी हुई है, देखिए ये लिखा हुआ है ना इसमें, ये इसके इक्वल हुआ 2 टाइम्स, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। f' कहीं 0 नहीं है, स्क्वायर मतलब वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, तो साइन किसके ऊपर केवल डिपेंड कर रहा है? gx पे, और क्वेश्चन में gx यहाँ दिया हुआ है, लिखा है ना, तो gx को इसको आप बना लीजिए रियल नंबर लाइन पर। ये कहाँ कहाँ 0 हो रहा है? कहाँ पे 0 हो रहा है? -6, -2, -1, फिर 3, 4, 5,
5 के राइट साइड वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन अभी यहाँ माइनस लगा है बाहर साइन, तो क्या हो गया नेगेटिव। उसके बाद साइन डिपेंड करेगा 5 का पावर क्या है इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा। फिर 4 का पावर क्या है ऑड, तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर 3 का पावर इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा। -1 का पावर इवन, साइन चेंज नहीं होगा। -2 का पावर ऑड, तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर 6 का पावर -6 का पावर ऑड, तो साइन चेंज हो जाएगा। प्लस से माइनस जो हो रहा है वो आ गया आपके पास मिनिमम मैक्सिमम इस तरह से, और जहां साइन चेंज नहीं हो रहा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आ गया। नोट करिए, कोई डाउट है किसी पॉइंट में इसमें? अब कोई दिक्कत है सॉल्यूशन के बाद? क्वेश्चन नंबर 7। So 7. क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 लिखा है x³ + ax² + bx + c इक्वेशन है। Which of the following is true? If fx is equal to 0 has only one real root, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे भी है तब भी एक ही रूट होगा। ये फर्स्ट जो डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक पढ़े थे उसी के पॉइंट हैं एक तरह से, है क्या? अब देखिए fx है नेगेटिव पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। नेगेटिव पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम हो तो बताया था, कल ही बताया था, f' के दोनों रूट नेगेटिव और डिस्टिंक्ट होंगे। ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। fx1 इंटू fx2 लेस देन 0 हो x1 x2 में, तो इनके बीच में कम से कम एक रूट आएगा। कॉन्टिन्यूअस है तो आएगा ही, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूअस है, तो x1 पर नेगेटिव है, x2 पे पॉजिटिव है, इनका प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया, तो इनके बीच में कम से कम एक रियल रूट होगा। fx हैज एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आपको बताया था एवरी क्यूबिक हैज एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको डिफरेंशिएट कीजिए दो बार, f' लिखेंगे कितना आएगा 3x² + 2ax + b। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो f" कितना हुआ 6x + 2a। केवल एक पॉइंट पे 0 हो रहा है, कहाँ पे -a/3, यहाँ साइन चेंज हो रहा है, यही है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बताया था ना डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक में। क्वेश्चन नंबर 8। So 8 में भी डाउट है। 8 में भी डाउट है, कोई बात नहीं, देखते हैं अभी। डाउट पूछिए लेकिन, और जब बताया जा रहा है सॉल्यूशन उसको समझिए, उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो डिस्कस कीजिए। लिखा है 3 डिस्टिंक्ट टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है वहां डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो इसका डिफरेंशिएट करें dy/dx, कितना आएगा x³ माइनस इसका डेरिवेटिव 2x 3x + b। इस क्यूबिक के इसी को मैं मान लेता हूं बराबर fx ये फंक्शन, कितने रूट आने चाहिए 3 डिस्टिंक्ट टेंजेंट है तो 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होने चाहिए। 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, एक क्यूबिक के 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब होते हैं f' बराबर 3x² - 3, इसके दो रूट होंगे तो x बराबर आया +-1। अब ये +-1 इसमें रखेंगे तो वहां पर वैल्यू क्या होनी चाहिए f-1 इंटू f1 लेस देन 0। तो सेम क्लास इलस्ट्रेशन ही बन गया है इस स्टेप के बाद। कितना आ गया f-1 p + 2 इंटू p - 2 लेस देन 0। तो p की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई -2 से +2 तक। -2 और 2 के बीच में इंटीजर वैल्यू क्या है -1 0 और 1, यही है ना। सर आंसर में सिर्फ ए और सी दिया हुआ है। अच्छा यही डाउट था, यहाँ तक आ यस गया सर, था। यस सर। इसमें 0 आंसर नहीं दिया है। अब 0 क्यों नहीं दिया, देखिए रीजन। अगर जब p 0 लेंगे तो ये कैसा फंक्शन बन जाएगा इवन फंक्शन, ध्यान से देखिए, या डिफरेंशिएट कर लिया p 0 के, इवन फंक्शन है ना, 0 पे इसकी वैल्यू आएगी -3। ऐसे ग्राफ बनेगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा ये x³ - 3x
x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 तो √3 तक, 0 से -3, इस तरीके का ग्राफ हो सकता है, या थोड़ा सा उल्टा बन गया, एक सेकेंड रुक के बनाते हैं। जीरो -3 पे मैक्सिमम आ रहा होगा, ऐसे आएगा। यहाँ पर टेंजेंट एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगा, और जो दूसरी दो और टेंजेंट होनी चाहिए थी, लेकिन वो दोनों टेंजेंट देखें ध्यान से तो क्या होती है, यहाँ पे जो टेंजेंट आ रही होती है इस पॉइंट पे, वही इस पॉइंट पे भी आ रही होती है, क्योंकि कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। तो ये दोनों टेंजेंट कोइंसाइड कर जाती हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट नहीं पूछा था, क्वेश्चन में बोला था 3 डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स। तो ये दोनों टेंजेंट क्या हो गई, कोइंसाइड कर जाती हैं p बराबर 0 के लिए, इसलिए p की वैल्यू 0 नहीं ली गई है। ठीक है कार्तिक? यस सर। हाँ, और किसी को डाउट है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्रिटिकल पॉइंट में अगर वो वहाँ टेंजेंट नहीं हो तब भी उसे क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट में टेंजेंट होना जरूरी नहीं है, वहां पे फंक्शन क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स, बताया था ना क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन, एफ डैश एक्स या तो 0 हो या फिर या नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट हो, लेकिन बट कॉन्टिन्यूअस हो। वहां कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिसकॉन्टिन्यूअस और नॉन डेरिवेबल है तब नहीं बोलते क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है? यस सर। हाँ, सर 9 के बी में डाउट, बी में डाउट है। बी लॉग का क्वेश्चन है, लॉग स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस 1 लॉग एक्स बराबर 6 माइनस 2x। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको 6 माइनस 2x को क्या ले सकते हो, 2 माइनस 2x प्लस 4 ऐसे ले सकते हो, 6 को 2 प्लस 4। इस 2 माइनस 2x को इधर ले आओ तो ये हो गया x माइनस 1 लॉग x बेस 2 माइनस 2 माइनस 2x कॉमन लिया, 2 कॉमन ले लो, माइनस 2 प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, इधर लाओगे तो 2x माइनस 2 x माइनस 1, और 4 इधर आएगा तो कितना होगा, माइनस 4। उसको ऐसे लिख लिया, लॉग स्क्वायर एक्स बेस 2 माइनस 4। समझ रहे हैं? ये आ गया आपका, मैंने सबको LHS में ले आया। इन दोनों में से क्या कॉमन है, x माइनस 1, ब्रैकेट में बना लॉग x बेस 2 प्लस 2, यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से लॉग x बेस 2 माइनस 2 इंटू लॉग x बेस 2 प्लस 2 लिख सकते हो ऐसा। अब लॉग x बेस 2 प्लस 2 कॉमन हो गया, फैक्टराइज हो गया, अब रूट निकल जाएंगे। बताइए। यस सर। ये था 9th बी पार्ट। सर 9 के सी में भी डाउट है। सी में डाउट है, देखिए सी क्या है, द नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर विच दिस लाइन टचेस दिस कर्व। सी की वैल्यू जिसके लिए ये लाइन इस कर्व को टच कर रही है, मतलब टेंजेंट है। इस पर कोई पॉइंट क्या ले लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट अगर टी लोगे तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, टी पावर 4/2 माइनस टी हो जाएगा क्या। देखो एक्स को टी रखो, वाई टी के टर्म में रखो, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कितना हुआ, इसका डिफरेंशियल 4x³ मतलब आ गया 2x³ माइनस 1, मतलब 2t³ माइनस 1। ये बराबर इसके स्लोप क्या होना चाहिए, इसका स्लोप कितना है, -3/4। यहाँ से सॉल्व करो, टी आ गया, टी की वैल्यू आ गई 1/2, टी आते ही ये पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो किसकी वैल्यू आ गई, सी आ गया। बोलो। ठीक है सर।
डी पार्ट 10 हो गया। सर 10th में डाउट है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, polynomial function of degree 5 with leading coefficient 1, degree 5 leading coefficient मतलब x power 5 का coefficient 1 है, increases in the interval माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी में। ये क्या है? इंक्रीजिंग, मतलब p डैश x का साइन यहाँ पॉजिटिव है, डिक्रीजेस इन 1 to 3 यहाँ पे निगेटिव है, ये लिखा है ना। और क्या लिखा है? p डैश 2 इज इक्वल टू 0। तो देखें यहाँ p डैश x का ये साइन मैंने बनाया, साइन ऑफ p डैश x। क्वेश्चन में ये दिया था यहाँ पे इस इंटरवल में इंक्रीजिंग माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ये दिया था। और p डैश माइनस 2 भी 0 दिया, 2 पर भी वैल्यू 0 है, मतलब p डैश x के 3 वैल्यूज पर 0 हो रहा है। पॉलिनोमियल है तो डेरिवेबल है। और यहाँ अगर रूट है तो साइन, लेकिन यहाँ चेंज नहीं हो रहा, साइन चेंज नहीं हो रहा मतलब ये क्या है? रिपीटेड रूट। तो p डैश x में एक फैक्टर तो 1 का होगा, एक 3 का होगा, लेकिन 2 का क्या होगा? इवन पावर। तो कम से कम 2 फैक्ट स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, उससे ज्यादा आ नहीं सकता। क्यों? px की डिग्री दी है 5, तो p डैश x की डिग्री कितनी होगी? 4। अब लिखा है x पावर 5 का कोएफिशिएंट 1 है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो p डैश x में x पावर 4 का कोएफिशिएंट कितना आएगा? 5। तो इसके पहले यहाँ क्या लिखोगे? 5 आएगा, x पावर 4 का कोएफिशिएंट, ये आ गया p डैश x। अब देखिए क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी गई? फाइंड द वैल्यू ऑफ p डैश 6। यहाँ x 6 रख दो, आंसर आ गया। ये आ गया 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आंसर है 1200। कोई डाउट? नोट करेंगे जल्दी से, फिर हम लोग पढ़ते हैं डिटरमिनेंट। और जैसा आपको बताया था थर्सडे को किसी एओडी का दूसरा टेस्ट है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, जिसमें मैक्सिमम मिनिमा भी आएगा। अच्छा, हम लोग ये एक्सरसाइज 2 डिस्कस कर चुके हैं, टेंजेंट नॉर्मल मोनोटोनिसिटी की। तो अगली क्लास में मैक्सिमम मिनिमा की एक्सरसाइज 2 में टोटल 22 क्वेश्चन है, तो करते हैं नेक्स्ट क्लास में। फर्स्ट 10 ही कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2 के 1 to 10 होमवर्क है। एक्सरसाइज 2 होमवर्क 1 to 10 मैक्सिमम मिनिमम, एक्सरसाइज 2 सेक्शन सी। अब पढ़ते हैं डिटरमिनेंट में। नेक्स्ट पॉइंट, डिटरमिनेंट लास्ट क्लास में स्टार्ट ही किया था बस। तो देखते हैं उस टॉपिक में डिटरमिनेंट में पॉइंट है माइनर एंड कोफैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है माइनर एंड कोफैक्टर। क्या होता है माइनर, क्या होता है कोफैक्टर, ये पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं माइनर। देखते हैं माइनर, लिखेंगे माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट। माइनर किसका होता है? डिटरमिनेंट के किसी एलिमेंट का। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट
determinant is the minor determinant, is the minor determinant obtained by deleting the row, obtained by deleting the row and the column in which element lies. Minor of an element of a determinant is the minor determinant obtained by deleting the row and column in which element lies. ये है क्वेश्चन, ये सॉरी माइनर के मीनिंग। अब देखते हैं, लेटेस्ट डिटरमिनेंट डी इज a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। लेट्स अज्यूम ये एक डिटरमिनेंट है, तो इसमें जितने एलिमेंट है सभी का माइनर होगा। a11 का माइनर क्या होगा? इसको और इस उस रो को छोड़ दें और उस कॉलम को छोड़ दें, तो ये भी एक डिटरमिनेंट है। तो माइनर ऑफ a11 अगर मुझे लिखना हो, माइनर ऑफ a11 उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M11। क्या होगा वो? एक डिटरमिनेंट दैट इज a22 a23 a32 a33। क्लियर है? कोई भी हो, सभी एलिमेंट्स का माइनर होगा। मान लीजिए माइनर ऑफ a32 कैलकुलेट करना है, तो वो क्या होगा? M32, या यहाँ M32 लिखा है, इसका मतलब माइनर ऑफ, यहाँ देखिए सब स्क्रिप्ट में 1 1 का मतलब क्या है? एलिमेंट इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। जो पहले लिखा है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो बाद में लिखा है वो कॉलम को। तो a32 का इसका माइनर चाहिए तो इस कॉलम और इस रो को छोड़ दीजिए, बाकी बचा एलिमेंट लिख लीजिए a11 a13 a21 a23। अगर डिटरमिनेंट का ऑर्डर 3 है तो माइनर सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा? वो एक डिटरमिनेंट होगी और उसका ऑर्डर 2 होगा। नोट करेंगे इसे। फिर नेक्स्ट बताते हैं आपको कोफैक्टर। ये है माइनर, फिर नेक्स्ट बात करेंगे कोफैक्टर। ठीक, देखिए कोफैक्टर। कोफैक्टर कैपिटल लेटर C से रिप्रेजेंट करें, CIJ। मतलब क्या? कोफैक्टर भी एलिमेंट का होता है। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को। तो ith रो एंड jth कॉलम में जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर। और कोफैक्टर किस क्या होता है? -1 रेज टू द पावर i प्लस j। इन दोनों का सम, जिस रो में है और जिस कॉलम में है, उनका सम लिखा है -1 के पावर में इनटू mij। mij क्या है? where mij is minor of same element। उसी एलिमेंट का माइनर का ये क्या होता है? -1 पावर i प्लस j। अगर इवन होगा तो +1 आ जाएगा, -1 का इवन पावर +1, और ऑड पावर -1। मतलब जो कोफैक्टर होता है वो माइनर का प्लस या माइनस टाइम्स होता है।
जैसे मैंने यहाँ डिटर्मिनेंट ली थी डी, फिर से लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये थी ना डिटर्मिनेंट। अब इसमें अगर मुझको C32 कैलकुलेट करना हो तो कोफैक्टर आप एलिमेंट इन थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, ये होगा -1/3 + 2 3 + 2, यहाँ से डायरेक्ट देख लो, ऑड है तो लगता है माइनस टाइम्स माइनर हो गया -1/5, और माइनर अभी आपने पढ़ा था A32 का माइनर क्या होगा, इस कॉलम और इस रो को छोड़िए तो बचा क्या, माइनस टाइम्स A11 इंटू A11 सॉरी डिटरमिनेंट में A11 A13 A21 A23, ऐसे किसी भी का कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोफैक्टर निकालना है सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट का, इसका तो क्या होगा -1/2 + 2 4 प्लस हो गया M22, तो ये M22 मतलब माइनर के ही बराबर है। नोट कर लीजिए। अब इससे रिलेटेड एक दो पॉइंट आपको बताते हैं, माइनर और कोफैक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि डिटरमिनेंट के साथ साथ मैट्रिसेस टॉपिक में भी यूज होंगे। डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस में कई पॉइंट है जो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे में काफी यूज होता है इनका। तो देखिए इससे पॉइंट रिलेटेड, अगर मैं एक डिटरमिनेंट डी लेता हूँ जो कि क्या है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू किसी भी एक रो या एक कॉलम के अलावा एक्सपेंड करके हम लोग निकालते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ A11 इंटू A11 लिखा आपने, इंटू क्या लिखोगे, इस रो और इस कॉलम को छोड़ोगे तो क्या बचेगा, उसका माइनर बचेगा M11 माइनस, फिर A12, इस कॉलम और इस रो को छोड़ोगे तो बचेगा क्या, माइनर M12 प्लस A13 इंटू A13 का माइनर M13। अच्छा, इसी को मैं कोफैक्टर के टर्म में लिखूं तो क्या होगा, M11 और C11 दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्यों, 1 + 1 2 इवन नंबर है, इवन नंबर हो तो कोफैक्टर और माइनर सेम है, और दोनों सबस्क्रिप्ट का सम ऑड नंबर हो तो कोफैक्टर माइनस टाइम्स माइनर है, तो C12 क्या होगा 1 + 2 3, तो माइनस M12 होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ऐसे ही M13 क्या होगा C13 1 + 3 4 हुआ तो M13 के ही बराबर है। तो ये आ गया, देखिए A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13 बराबर किसका आ रहा है, डी के, मतलब डिटरमिनेंट के बराबर है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, अगर मैं फर्स्ट रो का एलिमेंट लेता हूँ और उन्हीं के करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूँ तो किसकी वैल्यू आती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लें। और ऐसा किसी भी एक रो या एक कॉलम के लिए कर सकते हैं आप।
अगर आप सेकेंड रो के एलिमेंट लें और उसके कोफैक्टर लेकर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू। थर्ड रो के एलिमेंट लें उसके कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई करें तो डिटरमिनेंट आएगा। तो ये लिखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम के लिए भी लगा सकते हैं, और कॉलम to their corresponding cofactors is equal to the value of determinant कोई भी मान लीजिए आप सेकेंड कॉलम ले लेते हो, उसकी करस्पॉन्डिंग को फैक्टर लो A12 C12 A22 C22 A32 C32, तो क्या आएगा आंसर, डिटरमिनेंट की वैल्यू। डिटरमिनेंट मैट्रिसेस सभी लोग पढ़ चुके हैं अपने स्कूल में, या ठीक है या नहीं? शिखर सक्सेना पढ़ लिया ये डिटरमिनेंट? वेदांत सर नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा स्कूल में, ठीक है चलो कोई नहीं, पढ़ तो रहे ही हम लोग, लेकिन मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर पढ़ लिया है तो अगला पॉइंट जो मैं पूछूंगा उसका कि कोई आंसर बताए। नेक्स्ट देखो, अभी मैंने ये फर्स्ट पॉइंट क्या बताया कि कोई भी एक रो लें या एक कॉलम लें और उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो डिटरमिनेंट आता है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि एलिमेंट तो मैंने थर्ड रो का लिया, लेकिन को फैक्टर थर्ड रो का ना लेके फर्स्ट रो का ले लिया करस्पॉन्डिंग, या सेकेंड रो का ले लिया, या फर्स्ट रो का ले लिया, मतलब एलिमेंट एक रो का लिया, को फैक्टर किसी और रो का लिया, या यही कॉलम में कर सकते हो। मान लो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लिए लेकिन को फैक्टर सेकेंड या थर्ड कॉलम के ले लिए और करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए, तो क्या आंसर आएगा? बोलिए जिसको बात मालूम है। तो आंसर होता है 0। तो लिखेंगे ये सेकेंड पॉइंट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो or column with corresponding cofactors of any other row or column, उसी रो के कोफैक्टर नहीं लेना, किसी और रो के कोफैक्टर इज इक्वल टू 0। या मान लीजिए मैं यहाँ पर फर्स्ट रो के एलिमेंट ले लेता हूँ A11, लेकिन कोफैक्टर सेकंड रो के A11 C21 A12 C22 A13 C23, लेकिन करस्पॉन्डिंग भी लेना है, इस बात का भी ध्यान रखें। A11 तो करस्पॉन्डिंग C21, तो वैल्यू कितनी आएगी? 0।
नोट करिए। इसके बाद पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। वो पढ़ने से पहले चलो एक क्वेश्चन करते हैं। एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर प्रॉपर्टीज के बाद क्वेश्चंस कर लेंगे। नोट हो गया सभी का? क्वेश्चंस देखें। यस सर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन। लेट this determinant is lambda cube plus 3 lambda, lambda minus 1, lambda plus 3, फिर lambda plus 1, 2 lambda, lambda minus 4, lambda minus 2, lambda plus 4, 3 lambda is equal to a lambda power 4 plus b lambda cube plus c lambda square plus d lambda plus e. Be an identity in lambda. Be an identity in lambda. Then find e. तो e की वैल्यू कैलकुलेट करें। Then find the value of e. जल्दी सॉल्व करें। e की वैल्यू किसी का आया 20? रचित शर्मा बता रहा है 20 नहीं है बेटा, वापस चेक करो। आसान है ये तो। हाँ कार्तिक 4 बता रहा है, 4 सही है। कैसे करेंगे इसको? देखिए आइडेंटिटी है, मतलब LHS RHS के बराबर है। कुछ भी रख लीजिए लैम्डा, LHS RHS के हमेशा बराबर आए। तो सबसे आसान क्या है, दोनों तरफ क्या करिए, लैम्डा बराबर 0 रख दिए।
क्या करना है, दोनों तरफ लैम्डा बराबर 0 की है, लैम्डा 0 रखेंगे तो इधर क्या आएगा, ये सब 0 बचा क्या, ई IHS को एलिजेशन ले गया, और यहाँ क्या आएगा, ये हो गया 0 -1 3 फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में 1 0 -4, थर्ड में -2 4 0, एक्सपेंड कर लो, आंसर आ गया। फर्स्ट रो के लाइन को एक्सपेंड किया, 0 इंटू एनी वैल्यू 0, +1 इंटू 0 -8, फिर +3 इंटू 4 +4 -0, 12 -8, आंसर आ गया 4। देखिए ये आंसर है। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, इसमें ई पूछा था, आसान था ई भी, लेकिन ये सोचना था कि इस तरह से करना है। ई ना पूछ के मान लीजिए डी पूछता तो पता फाइंड डी, तो कैसे कैलकुलेट करते, मेथड केवल बताइए, कार्तिक कैसे करेंगे, डी पूछ ले तो। सोचो बताओ, कोई पुष्कर, रचित सिंगला, रचित शर्मा, सोचिए बोलिए कैसे कर सकते हैं, बस मेथड बताना है, आंसर नहीं। सर हम लोग सर इसे सॉल्व कर, सर डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, तो मेरे ख्याल से डी के डी लैम्डा जब की पावर 1 होगी तो लैम्डा में सब सॉल्व कुछ कर हल होता लेंगे। है, एक्सपेंड करें, कंपेयर करें, वो बहुत कैलकुलेशन है। उसके अलावा देखो मैंने यहाँ लैम्डा 0 करके क्या किया, कैलकुलेशन कम किया, ठीक है। तो इस तरह से कोई कॉन्सेप्ट वाला मेथड क्या करना चाहिए, उसके लिए डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ। अगर डिफरेंशिएट करें क्या बचेगा, यहाँ केवल डी, और ई तो 0 हो जाएगा, और डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करिए, दोनों तरफ लैम्डा 0 दीजिए, तो क्या मिलेगा, डी मिलेगा। यस सर। समझ रहे हैं, पूरा डिटरमिनेंट आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। बाकी कैलकुलेशन से तो कर ही सकते हैं, जिनकी कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रांग हो। चलो आगे पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, लेकिन फर्स्ट प्रॉपर्टी, if rows and columns of a determinant are interchanged, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, रो को कॉलम में लिख दें, कॉलम को रो में, then the value of determinant और प्रॉपर्टीज का ध्यान रखिए फिर, क्योंकि इसी तरह से मैट्रिक्स में पढ़ेंगे और उसमें डिफरेंस देखेंगे, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस आ रहा है। डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज, तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो डिटरमिनेंट अगर हम एक्सपेंड करके देखें, अपीयरेंस तो अलग दिखाई देगी लेकिन वैल्यू सेम होगी। जैसे कि मान लीजिए इफ एक डिटरमिनेंट D1 है, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये डिटरमिनेंट D1 थी। अब क्या किया हमने, यहाँ फर्स्ट रो को किस में लिख दिया, फर्स्ट कॉलम में। मान लीजिए एक डिटरमिनेंट D2 ये है, A1 A2 A3, तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में बन गया B1 B2 B3, और जो थर्ड रो था वो थर्ड कॉलम बन गया C1 C2 C3। रो को कॉलम में लिखेंगे तो कॉलम अपने आप रो बन जाएगा। देखिए ये जो फर्स्ट कॉलम था फर्स्ट रो बन गया, सेकंड कॉलम था सेकंड रो बन गया, थर्ड रो कॉलम था थर्ड रो बन गया। आप रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो कॉलम रो में अपने आप चेंज हो जाएगा। मान लीजिए दो डिटरमिनेंट हैं, पहली है D1 दूसरी है D2, तो क्या कहेंगे, देन D1 और D2 इनको एक्सपेंड करके जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे या इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सेम आएंगे, अपीयरेंस देखने में अलग अलग दिखाई देगा,
वहाँ रो में है, यहाँ कॉलम में है, वही चीज रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहेगी। नोट हो गया? सेकेंड पॉइंट लिखेंगे भैया। यस सर। सेकेंड पॉइंट लिखें, if any two rows or columns of a determinant are interchanged, डिटरमिनेंट की बात हो रही है यहाँ तो, if any two rows or columns are interchanged, then the value of determinant changes by its sign only। तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है उसमें केवल उसके साइन का चेंज आता है। मतलब अगर पहले वैल्यू +5 थी तो अब -5 हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए एक डिटरमिनेंट D1 ये है, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, एंड डिटरमिनेंट सेकंड है, कोई भी दो रो को या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लीजिए। फर्स्ट और मान लीजिए थर्ड को मैंने आपस में इंटरचेंज कर दिया, यहाँ लिख दिया C1 C2 C3, इधर A1 A2 A3, सेकंड रो एज इट इज थी। कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम एक बार इंटरचेंज किया गया तो वैल्यू यह क्या होगी, इसका माइनस टाइम्स। तो डिटरमिनेंट ये जो वैल्यू होगी D2 माइनस D1 के बराबर होगी। एक बार और इंटरचेंज करेंगे तो फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मान लीजिए फिर से फर्स्ट और थर्ड आपस में इंटरचेंज कर दें फिर प्लस हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम? कोई भी दो रो आपस में रो में इंटरचेंज होगी, रो कॉलम के साथ नहीं। दो रो आपस में या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं तो जो डिटरमिनेंट की जो नई डिटरमिनेंट बनी है वो पूरे डिटरमिनेंट की माइनस टाइम्स आएगी। मतलब पहले वैल्यू -7 थी तो अब +7 आएगी, +5 थी तो -5 आएगी, ऐसे। थर्ड पॉइंट लिखिए, if any two rows or columns of a determinant are identical, कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में अगर आइडेंटिकल है, then the value of determinant becomes 0। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए मैं ये लिखता हूँ A1 B1 C1, A2 B2 C2, फिर A1 B1 C1। तो यहाँ क्या है, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो सेम होगी। कोई भी दो रो अगर एकदम सेम है, A1 A1 करेस्पॉन्डिंग सारे वैल्यू सेम, अगर यहाँ C1 B1 A1 लिखा तब नहीं, करेस्पॉन्डिंग सेम होनी चाहिए। A1 A1 मतलब फर्स्ट एलिमेंट इधर से फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से, और इस तरह से आइडेंटिकल है तो वैल्यू क्या होगी डिटरमिनेंट की, 0। कोई भी दो रो तीनों सेम हो जाए तो तब भी 0। ये मिनिमम कंडीशन है, इससे ज्यादा सभी सेम है तब भी 0 है। फोर्थ पॉइंट, प्रॉपर्टी नंबर 4,
प्रॉपर्टी नंबर 4, if all the elements of any one row or column are equal to 0, एक रो या किसी भी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स अगर 0 के बराबर है, then the value of determinant becomes 0। तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। मान लिया ऐसे लिखा हूं मैं A1 B1 C1 0 0 0 A2 B2 C2, या सेकेंड रो के सभी एलिमेंट 0 हैं, सॉरी सेकेंड कॉलम के, तो किसी भी एक रो के सभी एलिमेंट या किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। अब ये कम से कम एक रो, 2 रो के 0 हैं तब भी 0 है, इससे ज्यादा अगर 0 हैं तो भी 0 होगी वैल्यू। नोट कर लीजिए, देखिए कोई प्रॉब्लम है अभी इसमें? सर थर्ड पॉइंट में एक रो और एक कॉलम के सेम हो तब 0 नहीं होगी? नहीं, एक रो एक कॉलम सेम है तब नहीं होगा 0। मान लो मैं यहाँ A1 B1 C1 यहाँ पे लिख देता हूँ A1 B1 C1, ये एक रो और एक कॉलम सेम है, 0 नहीं होगा। ठीक है, एक रो, 2 रो सेम होनी चाहिए, 2 कॉलम सेम होनी चाहिए, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। कोई भी दिक्कत है पूछिए, बोर्ड में तो है ही आपके, और फिर जेई के लिए भी है इम्पोर्टेंट। किसी को भी डाउट है और प्रॉपर्टी तक? टोटल 7-8 प्रॉपर्टीज हैं इस पर, फिर इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। चलो फिर अगली क्लास में पढ़ते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इसके बाद होमवर्क आपको बताया था ना, एक्सरसाइज 2 के मैक्सिमा मिनिमा के फर्स्ट 10, एक्सरसाइज 2 में सेक्शन सी। और याद रखें थर्सडे को टेस्ट रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, पैटर्न वही है 30 क्वेश्चंस, जेई मेंस का जो ओल्ड पैटर्न था। ओके ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। गुड नाइट एवरीवन।